स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट इकोनॉमिक्स में होता क्या है जो रॉकेट इतना महंगा होता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये दुनिया महंगी है। बहुत 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 ज़्यादा महंगा है। कितना महंगा है? तो आप ये समझिए आम पब्लिक जो कभी भी अगर किसी चीज़ को टच करता है जो महंगा है वो जनरली इंडस्ट्री होता है कि हाँ मतलब आपके इंडस्ट्रियल प्लांट में गए तो उसमें हर जो सामान लगा उसका दाम बहुत ज़्यादा है। मतलब सेम हॉर्स पावर का मोटर आपके घर में लगा होगा तो वो फ्री का मिल रहा होगा, वहाँ पे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा दाम हो सकता है और बहुत पैसा फ्री का बहाया जाता है क्योंकि वहाँ अप टाइम की कीमत होती है। तो ये समझिए इंडस्ट्री महँगा होता है। अब सबसे महँगी इंडस्ट्री कौन-सी होती है? वो होता है एविएशन इंडस्ट्री, यानी कि आपका एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, चाहे वो फाइटर हो, चाहे वो पैसेंजर हो। तो ये सब महँगा होता है, ठीक है? अब रहा बात कि ये सब इतना सस्ता है रॉकेट के कंपेयर में कि पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो लगा अरे चिल्लर-छिट्टा में तुम खेल के क्या रो रहे हो? क्या कह रहे हो कि भैया तुम्हारा अरे 10 मिलियन का हमारा लॉस हो गया, भाई एक प्लेन नहीं ठीक से चला है। भाई एक-एक इंजन 10-10 मिलियन के आते हैं, रॉकेट तो छोड़ दीजिए वो बिलियन में चले जाते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ा अंतर है, समझे? ज़ीरोज़ का अंतर है। ये सही में महँगा है। अब रहा बात कि क्या ये महँगा है कि क्योंकि लोग लूट रहे हैं? नहीं, ये महँगा इसलिए है कि इसमें वेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ़ उससे काम नहीं चलता जो लोग वहाँ पे हैं। आपको बहुत सारा और चीज़ भी चाहिए होता है। जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप बोलोगे कि एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उतना नहीं लगते होंगे? नहीं, बहुत लगते हैं। क्यों? इसमें 400 हर्ट्ज़ की एसी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जाती है। अब आप डिज़ाइन करो भैया 400 हर्ट्ज़ के हिसाब से कंप्रेसर कैसे बनेगा, कैसे जनरेटर बनेगा, कैसे उसके लिए ट्रांसफार्मर लगाए जाएँगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मैनिफोल्ड बनाया जाएगा। लगाइए दिमाग बैठ के। तो और रबड़ जो है, अब आप कैसे उस तरह का रबड़ बनाते हैं, कैसे उसको नाइट्रोजन फिल करते हैं ताकि वो बूम ना हो जाए जैसे रनवे पे टच करेंगे। तो समझ रहे? बहुत सारे फील्ड लगते हैं। रॉकेटरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया खा जाता है। पूरी दुनिया के जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, सबका खपत हो जाता है। तो इसीलिए ये महँगा है। दूसरा इसमें परमिट्स बहुत खतरनाक लगते हैं। ऐसा क्यों है? जैसे कि ऐसा पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल नहीं है कि कल को इंडिया में कोई बंदा अपना रॉकेट कंपनी बनाए। बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा करोड़पति बैठे पड़े हैं, आराम से बना सकते हैं। लेकिन इसरो इतना टाइम लगेगा पेपर वर्क सॉल्व करने में, बोले भैया आप छोड़ दो यार, आप छोड़ दो, मैं छोड़ ही देता हूँ कंपनी। मैं यूएस में जाके कंपनी खोल के लॉन्च करके और ऑर्बिट पहुँच जाऊँगा, तब तक जाके इसरो का पेपर वर्क क्लियर होगा। तो भाई ऐसा क्यों है? इतना परमिट में इतना टाइम क्यों लगता है? इतना कॉस्ट क्यों लगता है? बात ये समझिए कि कोई भी देश जो लॉन्च कर रहा है, एक तौर का मतलब ग्लोबली एक अग्रीड अपॉन है कि जो भी देश लॉन्च कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। यानी कि अगर जापान कुछ लॉन्च कर रहा है, तो जापान की गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। तो गवर्नमेंट का कौन ब्रांच उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? इसरो उठाएगा उसका। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑर्बिट में आप जब जा रहे हो, तो आपके पास एबिलिटी, आप किसी में भी कहीं पे भी गिर सकते हो विदाउट वार्निंग। यानी कि मान लीजिए आपने कोई मैलिशियस एक्टर था कि यार हम ले लेंगे, हमको वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करना है, तो आराम से एक छोटा-सा सैटेलाइट डाल सकता है या एक बड़ा सैटेलाइट ही डाल सकता है। लॉन्च कर दिया ऑर्बिट में, आराम से वो 1-2 ऑर्बिट करा, लेकिन वो सैटेलाइट के अंदर वॉरहेड छिपाया हुआ था। आराम से सैटेलाइट धीरे-धीरे अपना प्यार से अपना एंगल चेंज कर रहा था, ऑर्बिट चेंज किया और जहाँ अपना मेन टारगेट के ऊपर से जा रहा है, वहाँ डी-ऑर्बिट करके गिरा दिया। कोई डिटेक्शन नहीं हो सकता इसका। तो इसीलिए एक वो है, क्या बोलते हैं, मतलब एक सीरियसनेस है, ये मामला खतरा है। और अगर आप, ये तो मैलिशियस हो गया, अगर आप मैलिशियस नहीं भी हैं, तो भी आपका हो सकता है ना, मालफंक्शंस हो सकता है, इक्विपमेंट फॉल्ट हो सकता है। तो अगर देश की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है, तो समझ रहे, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का बहुत सीरियस खतरा होता है कि आप, अब ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किए, ले बेटा आप गिर गए श्रीलंका में। श्रीलंका में गिर गए तो चाइना बोलता है हम इसको वॉर ले लेंगे, फिर लो भैया वेस्ट और चाइना लड़ने लगता है, चाइना अफ्रीका मारा जाएगा। अब भैया हमारा फ़ोन महँगा हो जाएगा उसके चलते। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि परमिट बहुत महँगे होते हैं। और यहाँ पे समझिए कि आप कोई भी चीज़ का कीमत एक हद तक ही भाग सकता है, क्योंकि आप कहने को बोल सकते हो कि जैसे लोग कहते हैं ना कि रियल एस्टेट बहुत उसका वैल्यू है, नहीं है। उसका वैल्यू का एक लिमिट है, क्योंकि जैसे आप कहीं पे भी बोल सकते हो, जैसे आप बैंगलोर में बोल सकते हो कि ये अपार्टमेंट का दाम है 5.5 करोड़। ठीक है, लोग हैं देने वाले तो दे रहे। अब आप वही उसको कर दो कि यार एक काम करो 50 करोड़ कर दो, तब लोग बोलेंगे भैया छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। मतलब आप बोलोगे नहीं उसका हमेशा वैल्यू जाता है ना। जितने बार भी मार्केट क्राइसिस होता है जनरली रियल एस्टेट से होता है, वो कारण वही होता है कि लोग खरीदने को तैयार नहीं होते हैं। आप अपना दाम बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, रेंट आप बढ़ाए जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद लोग हाथ खड़ा कर देंगे, नहीं सर हम, मेरा अगर सैलरी ही 50,000 है और अब मेरा रेंट आ जाने लगता है 60,000, तो मैं छोड़ दूंगा ना, और क्या कर सकता हूँ, छोड़ दूंगा। और ऐसे ही बड़े बड़े शहर कोलैप्स कर सकें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ का प्राइस उसी हद तक जा सकता है जहाँ तक लोग पे करने को तैयार हैं। तो इसका क्यों इतना पेमेंट हो रहा है? जब इतना महँगा इंडस्ट्री के एयरक्राफ्ट सस्ते लगने लग रहे हैं, तो पेमेंट क्यों हो रहा है इसका? क्योंकि ये हर चीज़ में हर समय इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आपका कॉमर्स जो है पूरी दुनिया का क्यों चल रहा है? क्योंकि सबके पास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, भरोसा कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। कितनी सारी इकोनॉमिक्स चलती है सिर्फ़ जीपीएस पे, उसके बारे में तो डिस्कशन ही नहीं करना। वो बिलियंस में नहीं, ट्रिलियंस में नापा जाता है। जे देश की जीडीपी पे नापी जाती है, वो इतनी बड़ा नंबर है।
है। फिर आपका कम्युनिकेशंस हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीवी का कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका मतलब मिलिट्री डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन ऑब्वियसली उसी पे चलता है। फिर आपका ऑफशोर कम्युनिकेशंस हो जाए, वो सब बहुत सारा कम्युनिकेशन अभी भी सैटेलाइट पे चलता है और बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑप्शनल नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, अब बोलेंगे ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से क्यों करते हैं? आप एग्जांपल मानिए कि इंडिया है, इंडिया में फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट्री का डिपार्टमेंट कितना बड़ा एरिया को छेकना है, कितने हज़ार हेक्टेयर्स को उसको स्टडी करना है, नहीं कर सकता। ये तो सब हेक्टेयर में एक इंसान को भी डालने में उनकी बैंड बच जाएगी। लेकिन वहीं आप सैटेलाइट डाल दो, बोलो भैया इसरो एक काम करो यार सैटेलाइट डाल दो, अरे बहुत महंगा होगा, अरे भैया हमको 6 करोड़ लोग लग जाएंगे वो उतना एरिया को पेट्रोल करने के लिए, तुम डालो सैटेलाइट ऊपर, सैटेलाइट जाएगा स्कैन करता रहेगा। और मतलब जैसे फॉरेस्ट्री अनाउंस करता है कि ठीक है इतना एरिया को हम ऑक्शन ऑफ कर रहे हैं, तो लोग वहाँ जाके उसको पेड़ काट के साफ करते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि वहाँ पर जो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा देख कौन रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते ताकि नज़र पड़ जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब 1-2 हेक्टेयर साइड साइड से ढाँप लेते हैं। सैटेलाइट वाले का महाराज क्या कर रहे थे? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे डेली लाइफ में हर मामले में ये असर पड़ता है। स्पेस अब कोई लग्जरी वाला ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी ऑप्शन है। इसीलिए इसका इतना दाम होने के बावजूद भी लोग इस पे खर्च करते हैं। अब बात करते हैं इसमें औज़ार कैसे-कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे औज़ार पे बात करते हैं कि हर औज़ार जो इंसान इंजीनियरिंग में बनाया वो इसमें लग जाता है, हर चीज़। जैसे आपका मेटल एलॉयज़ जो हो गए, वो बहुत एडवांस मेटल एलॉय है। जैसे कि हम लोग एल्युमिनियम का एलॉय मैक्सिमम यूज़ करते हैं और फैंसी समझते हैं, या कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं फैंसी समझते हैं। लिथियम, टाइटेनियम एलॉयज़ तक यूज़ हो जाते हैं, इनकर्नल एलॉयज़ तक यूज़ हो जाते हैं, जिसका मतलब आधा लोगों को पीरियोडिक टेबल में खोजना पड़ेगा, भैया इनकर्नल क्यों इस्तेमाल हो रहा है? तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेटल एलॉयज़ यूज़ कर, जैसे लिथियम एल्युमिनियम एलॉय क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? लिथियम और एल्युमिनियम को क्यों मिक्स कर रहे हैं टैंक बनाने के लिए? तो समझने वाली होती है। ये मेटलर्जी अलग लेवल पे चले जाता है। जैसे कि अगर आप इलॉन मस्क का जो स्टेनलेस स्टील के बारे में बात हुआ, तो ये बात सही है कि स्टेनलेस स्टील, लेकिन उसका एलॉय कॉमन एलॉय नहीं है। मतलब कॉमन एलॉय में थोड़ा-सा अपना बटर मसाला लगा रहे हैं। तो यही समझिए बहुत रहा है। और प्लस सेमीकंडक्टर भी चाहिए। सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए? बिना सेमीकंडक्टर आप करोगे क्या? और दूसरी बात, सेमीकंडक्टर नॉर्मल नहीं चाहिए, आपको रेडिएशन हार्डन्ड सेमीकंडक्टर चाहिए, यानी कि जनरली बड़ा उसका गेट्स होने चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ धरती में 4 नैनोमीटर 5 नैनोमीटर का बना रहे हैं, स्पेस में 200 नैनोमीटर बनाया जाता है, ताकि जब भी कोई हाई एनर्जी पार्टिकल उसके आर पार गुजरे, चांसेस कम हो कि उसे बिट फ्लिप कर दे। मतलब कि ट्रांजिस्टर ऑन था, जबरदस्ती का वो ऑफ ट्रिगर कर दिया और प्रोग्राम क्रैश कर दिया। और वो होता है जब बेस्ट ऑफ द बेस्ट के बाद भी होता है, तो 3 कंप्यूटर्स लगते हैं उसमें, ताकि 2 हमेशा एग्री करे, तभी जाके वो चेक करते रहते हैं। तो समझिए पूरा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, और रशिया की क्यों बैंड बज रही है? सेमीकंडक्टर नहीं है सर। तो हिसाब समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको मेटलर्जिस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए और सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट भी चाहिए। बिना उसके आप लॉन्च भी करके करोगे क्या? फिर अब बात आता है टूल्स, मतलब एक्चुअल टूलिंग में क्या आता है? आपका मिल्स हो गया, ऑब्वियसली सीएनसी हो गया, लेजर्स हो गया, ईडीएम हो गया, डिफ्यूजन बॉन्डिंग हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया। हर एक चीज़ जो इंसानियत बनाया है वो इसमें इस्तेमाल होता है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। हर एक चीज़, हर एक औज़ार जो इंसान बनाया है वो इस फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब इलॉन मस्क दिखा रहे हैं कि कैसे उसका कॉपर को ये करते हैं, फॉर्म की तरफ लोड करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है कि हर एक औज़ार हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है? वो इसलिए कि यहाँ पे हम लोग हाई प्रेशर से डील कर रहे हैं। बहुत हाई प्रेशर, यानी पीएसआई में हम लोग नहीं नापते हैं, बार में नापना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर टेम्परेचर, वो तो अपना ही समझ के भाग जाता है, मतलब आप 3000 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हो। और प्लस क्रायोजेनिक भी है कि भैया एक साइड में आपका आग निकल रहा है, जो मतलब कोई भी मेटल वहाँ रहती है वो इवेपोरेट कर देगा, मेटल को पिघलाएगा नहीं, इवेपोरेट कर देगा, लिक्विड में नहीं डालेगा, बोले गैस में भेज देगा। और दूसरे साइड एब्सोल्यूट जीरो के पास में आप हो। ये इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी एक जगह पे होने के कारण बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूलिंग लगती है इसको बनाने के लिए। मतलब हर एक चीज़ चाहिए आपको, ईडीएम चाहिए, डिफ्यूजन बॉन्डिंग चाहिए, लेज़र चाहिए, मिल्स चाहिए, बेंडिंग चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। ऐसे नहीं बना लेंगे आप बस। तो समझना जरूरी है, टूलिंग कॉस्ट ही बहुत हाई आता है। अब फिर बात आती है इसका कंज्यूमेबल्स, यानी कि आपने मान लिया रॉकेट कंपनी बना भी लिया, तो खपत क्या होगा? ठीक है, एक होता है ना, जैसे आप प्लेन बना लेते हो, तो प्लेन में क्या खपत होता है? मेन खपत होता है आपका उसका JP1, यानी जेट प्रोपेलेंट 1। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंज्यूमेबल्स ऐसा समझिए ना कि ये पपीज़ जो हैं, ये बहुत पीते हैं, बहुत ज़्यादा प्यासे लोग हैं। दीज पपीज़ आर थर्स्टी। कितना थर्स्टी है? एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। ये है आपका F1 इंजन, जो सैटर्न 5 में इस्तेमाल किया गया था। ये जनाब जी 1.7 टन लिक्विड ऑक्सीजन प्लस 0.7 टन RP1 पर सेकंड पीते हैं। पर सेकंड, घंटे की बात नहीं कर रहे हैं, मिनट की भी बात नहीं कर रहे, पर सेकंड उतना पीते हैं। और ऐसे 5 इंजन को आपको पिलाना है। तो समझ लीजिए कि इसका कंज्यूमेबल्स, बाकी चीज़ आप हटा दो सर, कितना ईंधन लगेगा, कितना लिक्विड ऑक्सीजन लगेगा बस इसकी टेस्टिंग में। लॉन्च तो आप छोड़ ही दीजिए सर, सिर्फ टेस्टिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक बार में टेस्टिंग नहीं करोगे, 3-4 बार टेस्टिंग करोगे।
कंज्यूमेबल्स में ही आम कंपनीज लुट जाएगी अगर उसके पास ढंग से फंडिंग नहीं है। कंज्यूमेबल्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। फ्लूइड कॉस्ट ही बहुत हाई है, मतलब बाकी चीज़ आप छोड़ दो, जैसे कि स्टारशिप जो चल रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है, सब लोग सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन। कितना लिक्विड नाइट्रोजन है वो आप समझ रहे हैं? पूरा देश का लिक्विड नाइट्रोजन वो अकेले खा रहा है, छोटे छोटे देश का लिक्विड नाइट्रोजन। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कंज्यूमेबल बहुत ज़्यादा था, मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप कहोगे RP1 जो है बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि वो समझिए जेट प्रोपेलेंट 1 को लीजिए, उसे और फिल्टर कीजिए, महंगा होता है। मतलब जेट प्रोपेलेंट 1 को X मानिए और RP1 को 10X मान लीजिए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा यूज़ करना है उसका कि भैया बहुत ज़्यादा बिल आता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपका बिल आता है। और आप बोल दोगे चलो उसको हटा दो, मैं मीथेन करता हूँ, मीथेन थोड़ा सस्ता होता है। नहीं सर, इतना ज़्यादा यूज़ करने के उसमें अभी भी दाम बहुत आएगा। फिर लिक्विड ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर से निकालेंगे, अरे सर कई मेगावाट आपको लग जाएगा ये करने में, उसको क्रायोजेनिक डालने में। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा महंगा इसका कंज्यूमेबल्स होता है। और ये समझिए अभी के टाइम में एक कंपनी को छोड़ के बाकी सारे रॉकेट्स तो अभी भी कंज्यूमेबल ही है, यानी कि इतना बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना के आपने बनाया, लॉन्च किया, खत्म सर, फेंको, आगे बढ़ो। ये रॉकेट लॉन्च कर दिया, काम खत्म सर, चलो फिर से नया बनाओ। तो पूरा समझिए रॉकेट ही बहुत बड़ा कंज्यूमेबल है। और उसके बाद हिसाब ये आता है कि अगर फेलियर हो गया, जो कि होता है, कोई भी ऐसी चीज़ कभी नहीं बनाई जा सकती जो कभी फेल ही ना हो। जो फेलियर होगा उसका पेनल्टी जो है वो बहुत हाई रखा जाता है। ये एक दूसरा बताया कि रॉकेट इंडस्ट्री में एक अलग तरह का वर्ल्ड होता है जिसे इंश्योरेंस कहते हैं, और आम आप और हमारा इंश्योरेंस फ्री लगेगा उसके कंपेयर में, बहुत बड़ी होती है, बहुत हाई पेनल्टी की होती है वो सब इंश्योरेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी कंपनी ले रही है समझ रहे हैं कि मतलब रॉकेट इंडस्ट्री का हिट रेट उतना अच्छा नहीं है जितना आपका गाड़ी का है या प्लेन का है, इसीलिए उसके जो प्रीमियम्स भरे जाते हैं वो बहुत हाई होते हैं। और बहुत सारी कंपनी लिटरली अपना सैटेलाइट नहीं देगी, नहीं सर आपका हमको इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं है मतलब आपने प्रीमियम बहुत लो रखा है या हमारा सैटेलाइट बहुत कीमती है कि इंश्योरेंस नहीं रिफंड करेगा, हम नहीं लॉन्च करेंगे, हम दूसरे प्रोवाइडर के पास चल जाएंगे। जैसे आप लोग सुनते हैं स्पेसएक्स सस्ता है तो सबको स्पेसएक्स क्यों नहीं यूज़ करता, बात वही समझिए। बहुत सारा इंश्योरेंस है जो नेशनल सिक्योरिटी के कारण हो या कुछ ऐसा हो जाए, भाई हमारा ऑब्जर्वेटरी है, आप उड़ा दो, भले आप हमें 10 बिलियन वापस दे दो, हमें भरोसा नहीं है आप पे कि मतलब आप 10 बिलियन दे दो तुरंत हम दोबारा बना नहीं लेंगे। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्च फेलियर के पेनल्टी बहुत हाई होती है। स्टार्टअप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस लोगों की बात कर रहे हो, जहाँ पे नेशनल लेवल के पेलोड से इस्तेमाल होते हैं, वो बहुत हाई पेनल्टी होता है। तो ये सब तो कंज्यूमेबल्स में गिनाएगा आपका कि हाँ भाई ये तो खपत होता ही रहता है। अब बात करते हैं सबसे महंगा, जो ये सब तो अभी सस्ता है, सबसे महंगा चीज़ का बात करते हैं, वो है स्किल सेट का। तो स्किल सेट ये समझिए कि बहुत कम लोग हैं इसमें काम करने का। अब बोलेंगे कैसे, ये है स्पेसएक्स का इतना बड़ा फोटो है, कितने कम मैं कैसे बोल रहा हूँ कम लोग, थोड़ा इसको ज़मीन पे लाते हैं। स्पेसएक्स में अभी जो मैं आखिरी चेक किया हूँ तो इसमें है अराउंड लगभग 12,000 लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बात है भाई। अब आते हैं छोटी सी कंपनी इंडिया की, एक आपने सुना होगा TCS करके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हमारे मित्र उसमें काम करते हैं, 6 लाख लोग उसमें काम करते हैं। अंतर देखिए, स्पेसएक्स 12,000 लोग चला रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है। और अगर आप बैंगलोर में रहते हो तो एक बार रिंग रोड में जाके घूम लीजिए, 10-12 लाख लोग तो इधर से ही आपको मिल जाएंगे। मतलब अलग अलग, ऑब्वियसली एक कंपनी की नहीं बात कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनीज के, जैसे कि आपका गूगल हो जाता है, गूगल भी 1.5 लाख लोग को रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट भी 1.5 लाख लोग का, मतलब बहुत सारी कंपनी 1.5 लाख की रहती है। कंसल्टेंसी वाली कंपनी एक दो है, जो एक्सेंचर भी काफ़ी बड़ी है। तो ये सब समझ लीजिए कि नंबर बहुत बड़ा अंतर है कि IT डिपार्टमेंट में कितने मिलियंस लोग में आते हैं, और रॉकेट इंडस्ट्री में गिन लीजिएगा कि अरे भैया ये है। मतलब यहाँ पे किसी को आप सोचो ना कि अगर मान लीजिए कोई नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर, मैं इसको फायर कर दूंगा, नहीं सर जी, आपको दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हर डिसिप्लिन के लोग लगते हैं, जैसे मैंने आपको प्लेन में बताया कि प्लेन में आपको वो लोग चाहिए जो अच्छे से AC को समझते हैं, क्योंकि तभी वो हाई फ्रीक्वेंसी AC को समझ पाएंगे, तभी जाके वो 400 हर्ट्ज का इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल पाएंगे। यहाँ पे हर एक फील्ड, इसका मतलब स्पेशलिस्ट के ऊपर का स्पेशलिस्ट चाहिए। क्यों भैया? जैसा आपका मेटल कनेक्शन जॉइंट्स है, तो क्या वो जॉइंट हाई वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में चलेगा? हाँ भाई चलेगा। क्या वो जॉइंट हाई वाइब्रेशन इन्वायरमेंट में विथ क्रायोजेनिक स्टेबल रहेगा? मतलब भाई वो तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ता सिवाय रॉकेट के। वही बात हो जाती है कि ये जितने लोग हैं सुपर स्पेशलिस्ट के तौर पे माने जाते हैं, कि इसको बस आप बस ऐसे हटा नहीं दो। और प्लस ये सबको बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना होता है, क्योंकि अगर मतलब सिंपल एग्जांपल देते हैं कि फाल्कन 1 जब इन्होंने लॉन्च किया था, नट बोल्ट करोड़ हो गया। क्यों भाई? किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि गैल्वेनिक करोजन हो सकता था। वही वाली बात होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और चूंकि आपका मार्जिन जो है बहुत कम होता है, प्लेन में बहुत तगड़ा मार्जिन रहता है, रॉकेट में मार्जिन एकदम नहीं रहता है। रॉकेट थोड़ा सा भी उफ हुआ, खत्म खत्म सर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ऑर्बिट गया, नहीं सर ऑर्बिटल वेलोसिटी उतना अच्छे से नहीं अटेंड किया था, तो लिटरली 2-3 ऑर्बिट में डिके कर जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरत है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, प्लस हर एक डिसिप्लिन में चाहिए, जो गैस फ्लो एक्सपर्ट हो, नाइट्रोजन एक्सपर्ट हो, हीलियम एक्सपर्ट हो। और मैं क्यों बोल रहा हूँ गैस के बेसिस से, क्योंकि ये समझिए जो नाइट्रोजन एक्सपर्ट है वो नाइट्रोजन संभाल लेगा, हीलियम एक्सपर्ट है वो हीलियम ही संभाल पाएगा।
तो बहुत लोग लगता है और टैलेंट पूल बहुत छोटा है। कितना छोटा है? यहाँ पे समझिए कि ये जो लोग हैं इनको तो थोड़ा आपको देना पड़ेगा, गंभीर मात्रा में पैसा देना पड़ेगा। दूसरा वन ऑफ ए काइंड होते हैं, यानी कि जब यूएसए समझा कि मतलब समझिए कि जर्मनी कहाँ तक जाने वाला था, V2 तो गाड़ी खोल रहे थे, मतलब उनके जो सपने थे और साइंस समझिए उन्होंने नींव रखना शुरू कर दिया था कि भैया हम पहुँच जाएँगे, हम यूएसए में घुस के फोड़ देंगे। तो उनको समझ में आ गया भैया ये दुनिया हमारी ले लेगा। तो वॉन ब्राउन को लाया गया। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री छोड़ दीजिए, दिमाग खराब हो जाए, इतना भयानक क्रिमिनल हिस्ट्री है, लेकिन तब भी इनको लाना पड़ा, तब भी इनको बाकायदा इज्जत से रखना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये वन ऑफ ए काइंड इतना है कि रिस्क आप नहीं ले सकते सर। भाई तुम्हारा कोई भी पास्ट हो, तुम अभी ढंग से बिहेव करो, अभी ढंग से काम करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देश को लटका सकते हैं, ये बात समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट पूल इतना छोटा है कि अगर जैसे एग्जांपल ले लें, इसरो से कुछ लोग को हटाइए, मैं 100-150 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग गिन के, मतलब एक हाथ में आप गिन लीजिए, 5 लोगों को अगर आप गलत जगह से हटा देते हैं, खत्म सर, खत्म, अगले दिन इसरो बंद हो जाएगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि स्किल सेट जो है बहुत रेयर है। यही बोल रहे हैं कि मतलब TCS देख लीजिए, समझ रहे हैं, और स्पेसएक्स देख लीजिए, मतलब पूरा बैंगलोर कंपेयर कीजिए, बैंगलोर में उससे ज़्यादा IT प्रोफेशनल्स बैठे पड़े हुए हैं जो मतलब आपको स्पेस संभाल सकते हैं। तो ये सबसे फाइनल कॉस्ट आपका यहीं से आता है कि ये सब लोग आपको ऐसे फ्री में मार्केट में नहीं मिलेंगे। और अब तो टाटा पूरा था, अब इनका डिमांड और बढ़ रहा है, बस सप्लाई से ज़्यादा डिमांड है इनका, तो सैलरी तो सबकी बस भागी जा रही है। आप लोग कभी सुनते हो ना कि भाई स्पेसएक्स से निकला हुआ बंदा अपना कंपनी कैसे खोल दिया, रिलेटिव स्पेस, कारण वही था, इन सबकी सैलरी बहुत गर्म होती है, गर्म गर्म होती है। तो ये फाइनल चीज़ जो इसका सबसे आखिरी कॉस्ट होता है कि देना पड़ेगा आपको, ये जो मुंह खोल के मांगेंगे पैसा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका काम दूसरा कोई और नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इस सब के ऊपर दादाजी, मैं हर चीज़ बोलता हूँ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, दादाजी इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या है? मार्केट। तो यहाँ पे समझिए कि ये मार्केट जो है ना, कई बार लोगों को थोड़ा इल्यूजन दे देता है कि जैसे इन्फिनिट ग्रोथ, जैसे कि जिसको कुछ भी नहीं पता इकोनॉमिक्स के बारे में, वो एक चीज़ हमेशा बोलता रहेगा कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। रियल इस्टेट सबसे गया गुजरा इन्वेस्टमेंट है, हर बार वही क्रैश करता है, चाहे वो 2008 में हो, चाहे अभी चाइना में हो, हर जगह वही क्रैश। अब बेंगलोर में भी वही होने वाला है, जैसे ही न्यूयॉर्क में हो गया सॉफ्ट क्रैश स्टार्ट हो चुका है, बेंगलोर का भी होगा। क्योंकि वैसे आपको एग्जाम्पल देना, कोई भी चीज़ का कीमत उतना ही भाग सकता है जब तक लोग उसे खरीद रहे हैं। आप मुंह खोल के बोल दो हमारी ये फरारी 500 करोड़ की है, लोग अगर नहीं खरीदने को तैयार है, सर कुछ नहीं है आपके पास, बस एक कचरा है जिसे हम पेपर वेट कहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का दाम लिमिट में रहना चाहिए। ये बात सही है कि स्पेस की जो सर्विस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्फिनिट प्राइस नहीं दिया जा सकता उसके लिए कि नहीं भैया आप कुछ भी मांग लो। तो शुरू में देश अपना मतलब प्रेस्टीज खर्च कर रहे थे, नेशनल बजट का एक बड़ा सेक्शन दिया जा रहा था, अब वो ऐसा नहीं है। तो हर चीज़ को लिमिट में रहना है, लिमिट के अंदर कि भैया मेरे रॉकेट का इतना दाम है तो इतने में हम उसका प्रॉफिटेबिलिटी दे देंगे आपको। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्पेस में भी वही लागू होता है, ऐसा नहीं कि 10,000 कंपनी कूद जाएगी और तब भी चलता रहेगा, नहीं होगा। आप देख लीजिए ना, टेली कम्युनिकेशन में हमारे इंडिया में कितने सारे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स आए और आधा से आधा गायब क्यों हो गए। हर फील्ड में ऐसा ही होता है कि शुरू में सब लोग कूदते हैं, फिर धीरे धीरे सिर्फ 2 ही 3 बचते हैं। जैसे कि एयर वर्ल्ड इंडस्ट्री में, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में कई सारी कंपनी थी, आज आपको लगता है कि सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनी है, बहुत सारी थी, लेकिन सब बिक गई, बर्बाद हो गई। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का दाम सिर्फ एक हद तक जाता है, क्योंकि इन्फिनिट ग्रोथ किसी चीज़ में नहीं है। बोल रहे रियल एस्टेट का जो ज़मीन हमेशा कम रहेगा, भाई आप मुंह खोल के मांग लो कि भैया हम 50 करोड़ मांगेंगे और उस जगह का कीमत मान लीजिए लॉजिकल कीमत 5 करोड़ है। 1-2 लोग भले दिखाने के लिए ले ले, बहुत लोग तो मतलब जैसे बहुत सारी कंपनी है जो न्यूयॉर्क में ऑफिस खोल के रखी बस दिखाने के लिए, कोई मतलब नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, बस दिखाने के लिए कि मेरा बड़ा है बैंक बैलेंस। तो वो वाला 1 ही 2 लोग करेंगे ना। फिर एक पॉइंट के बाद जब सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, जब मतलब समझ रहे वर्कर्स खत्म हो जाएंगे, तो भाई आप क्या करोगे? तो समझिए, रॉकेट बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसको इकोनॉमिकली वायबल बनाना वो सबसे महंगा बात पड़ता है। ये बात समझ लीजिए, रॉकेट बोलते हैं रॉकेट इंजीनियरिंग मुश्किल, ना वो हमारे लिए मुश्किल अब नहीं है, जैसे कि 1970s में मुश्किल था, अब नहीं है। अब सबके पास, अब तो आपको मतलब यूट्यूबर मिलेंगे जो भाई लिक्विड ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो भी क्रायोजेनिक वाले मिल जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ तो आपको यूट्यूब में डालने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ मतलब यूएस का एक नेशनल लॉ है, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी से ICBM बनता है, तो इसलिए उस पर थोड़ा रेगुलेशन है कि इसलिए आपको कभी भी स्पेसएक्स का इंजन के अंदर का इंजेक्टर प्लेट का फोटो नहीं मिलेगा। तो वो समझना जरूरी कि जो भी एक्टिव रॉकेट्स है उसके इंजेक्टर प्लेट्स नहीं दिखाए जाएंगे आपको। तो है तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन इसलिए चलते आपको फ्री का नहीं मिला, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको इकोनॉमिकली वायबल कि मैंने एक कंपनी खोला, मैंने इस कंपनी में रॉकेट बनाया, ये रॉकेट से मुझे प्रॉफिट हुआ, ये सबसे मुश्किल बात है। अब वही समझिए। और इसमें आपके साथ एक दूसरा प्रॉब्लम कि आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो दाम, क्योंकि आप सोचोगे मैंने एक रॉकेट बना लिया, बहुत बढ़िया है, बहुत सब बढ़िया चल रहा है एकदम, कोई और कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन आके आपसे आधे दाम में अपने सर्विस देने लगा, मान लीजिए आपसे ज़्यादा दाम में भी सर्विस दे रहा है। ये बात समझना जरूरी है कि आपने बनाया, आप खुश हो, हम बम बम, लेकिन ये सब आ रहे हैं,
ठीक है? ये सब महँगा है, तो आप तो और खुश कि अरे भैया हमारा तो चलता रहे। लेकिन ये बोला सर आप तो साल भर में रो धो के 4 लॉन्चेस कर पाओगे, ये सब हफ्ते में 1-1 लॉन्च करने लग रहे हैं। मतलब ये इनके सपने हैं और इसमें से बहुत सारे मंथली लॉन्च पे पहुँचने वाले हैं। तो आपका लिटरली मार्केट प्यार से हट जाएगा। इसलिए नहीं हटेगा कि आप महँगे हो गए, इसलिए हट जाएगा भैया आपका केडेंस कम पड़ गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोलेबल वेक्टर्स नहीं है आपके पास कि हम कुछ भी बनाएँगे, कंट्रोल कर लेंगे और आप सोचोगे कि हम सॉलिड बूस्टर से रॉकेट बनाएँगे। सर सॉलिड बूस्टर से आप सीखोगे क्या? कुछ नहीं सीखोगे। एक सॉलिड बूस्टर बनाए बस काम खत्म। वो मिसाइल्स बनाने में काम आएगा, आईसीबीएम में काम आएगा, बाकी किसी चीज़ में काम नहीं आएगा। आपको घूम फिर के लिक्विड से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि फाल्कन 1 क्यों लिक्विड से बनाया गया था? उन्होंने इंजन बनाया, फिर क्या किया इंजन का? इंजन में लिक्विड कूलिंग नहीं थी। इंजन में सीधे तौर पे अब्लेटिव नोज़ल इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि वो खत्म होते जा रहा था, रीयूजेबल नहीं था और एग्ज़ॉस्ट भी सब बाहर फेंक दे रहे थे, ठीक है? लेकिन सीखे तो टर्बो पंप कैसे बनाना है, कैसे इंजेक्टर बनाना है, कैसे नोज़ल्स मैनेज करने हैं। उसको धीरे-धीरे उसका मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 टेक्नोलॉजी सीखते गए। आप सॉलिड बूस्टर पे गाड़ी खोलोगे कि हम सॉलिड बनाएँगे, क्या सीखिएगा सर? आप सीखिएगा मतलब आपका जो नॉलेज गेन हो रहा है वो ट्रांसफरेबल नहीं है ना। अगर आप मिसाइल मैन्युफैक्चरर हो तो बात अलग है, लेकिन वो सब तो पहले ही से वो पैसे में तैर रहे हैं। वो उस दुनिया में तो आप घुसोगे नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट डिमांड सेट करता है और प्राइस भी यही सेट करता है। डिमांड है जैसे मान लीजिए कि अभी खूब डिमांड आ रहा है, खूब छोटे-छोटे सैटेलाइट हो, लेकिन ये जितने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर सबको पता है कि भैया छोटे सैटेलाइट का फ्यूचर नहीं है। हाँ, हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च करेंगे, लेकिन छोटे का फ्यूचर नहीं है क्योंकि अगर आप इतने से में यानी कि 1 यू में बहुत चीज़ कर सकते हैं, तो 10 यू में उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ कर सकते हैं और बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जो मतलब समझिए एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एग्ज़ाम्पल लें जैसे का कोई भी ऑब्जर्वेशन है टेलीस्कोप अगर आप बनाना चाहते हैं, लेंस बनाना चाहते हैं, उस लेंस को अगर आप 10 गुना बड़ा कर देते हैं, वो 100 गुना बेटर आउटपुट देता है। तो इसीलिए बहुत सारा चीज़ में फिज़िक्स का लॉ है कि बड़ा बेहतर होता है। तो वो सब सीधा-सीधा कर रही है, सबसे गाड़ी खोलिए, धड़ाधड़ बड़ा बनाते चले जाइए। तो वही समझिए कि कंपनी को एंड में कॉम्पिटेंस चाहिए कि मैं ये जानता हूँ। जैसे कि स्पेसएक्स क्यों स्टार्ट हुआ? छोटी सी तो रॉकेट बनाया था ना उन्होंने, ये फाल्कन 1। तो उससे सीखा क्या मैंने जो आपको बताया कि लिक्विड इंजन बनाना सीख गए कि भैया लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 कैसे सँभालते हैं। ये सीखे टर्बो पंप्स कैसे चलाते हैं, क्या दिक्कत होते हैं, कैसे इंजन इंस्टेबिलिटी को संभालना होता है, कैसे इंजन इग्नाइट करते हैं। वो नॉलेज को उन्होंने मार्क 2 में किया कि ठीक है भैया अब इंजन को लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए अब्लेटिव नोजल हटाओ, एक्टिवली कूल्ड नोजल डालो जाके उसमें आप केरोसिन को फ्लो करो ताकि वो ठंडा रह सके और वही नॉलेज को आगे बढ़ा सके रैप्टर इंजन में ताकि अब उसमें मीथेन चला के उसको ठंडा किया जा सके। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है। कॉम्पिटेंस आपके पास होना चाहिए। आप बोलो कि नहीं मैंने ये सॉलिड बूस्टर बनाया है, अच्छा तो इसका क्या कर सकते हो? नहीं सर जी कुछ नहीं। आप मिसाइल बोलो तो मैं मिसाइल बना सकता हूँ। मैं रॉकेट नहीं, रॉकेट में इसका उतना का काम नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ सॉलिड, जो भी कंपनी मुँह खोल रही है ना कि हम सॉलिड से करेंगे, वो बस इस बात पे चल रही है कि वो सस्ते में उनको बारूद बेच रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटेंस नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंसी ग्रो नहीं कर रही है। आप बोलोगे मैं ग्रेन स्ट्रक्चर को अच्छे से डाल सकता हूँ, कौन यूज़ करेगा? अब तो देख लीजिए ना कि एसएलएस को ही कैंसल करने की बात हो रही है। तो हिसाब वही समझिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और ये मार्केट फाइनल चीज़ है। आप मार्क बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट रख दिए, मार्केट में नहीं टिक पाए, स्वाहा हो जाइएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट इकोनॉमिक्स क्यों इतना महंगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।